नमस्कार दोस्तों, आज ये लेक्चर नंबर अपना 4 है। लेक्चर नंबर 4। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई ये जो आपके कुछ कंजक्शंस बताए थे मैंने आपको, जिसमें एंड नोड विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इनके यूज बताए थे। लेकिन आज हम नया वर्ड लेके आ रहे हैं और ये रूल भी नया ही है अपना। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑल। ऑल के साथ जनरली ऐसा होता है कि विद्यार्थी जो है कंफ्यूज होते हैं कि ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है प्लूरल वर्ब का। लेकिन इसमें थोड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका यूज दो प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला तो ये है इसमें कि ऑल का प्रयोग जो होगा, ऑल इज वेल भी होता है, ऑल आर वेल भी होता है दोस्तों। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल का प्रयोग जब हम एवरीथिंग के अर्थ में करें, ऑल का प्रयोग जब हम एवरीथिंग के अर्थ में करेंगे तब इसको एक सिंगुलर नाउन माना जाता है। और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जब भी हम ऑल का प्रयोग करेंगे तो इसका यूज दो प्रकार से होता है। इसका मतलब एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, प्रत्येक चीज। सब कुछ, या इसको बोल सकते हैं अपन प्रत्येक चीज। यहाँ दोस्तों वस्तुओं की बात हो रही है, सब कुछ या प्रत्येक चीज वस्तुओं की बात हो रही है, तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही इसका प्रयोग हम नंबर ऑफ पर्सन्स यानी व्यक्तियों के संख्या के अर्थ में करेंगे तो इसको एक सिंगुलर नाउन माना, इसको एक प्लूरल नाउन माना गया है। और इसके साथ हम वर्ब भी कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का। तो दोस्तों एक बार इसको दोबारा समझने की कोशिश करो। ऑल का प्रयोग दो प्रकार से कर सकते हैं। जब भी ऑल का प्रयोग एवरीथिंग के अर्थ में किया जाएगा तब इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसको एक सिंगुलर नाउन माना जाता है। यहाँ सब कुछ प्रत्येक चीज के अर्थ में किया जाता है इसका यूज, तब इसको एक सिंगुलर नाउन माना जाता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ऑल का प्रयोग हम नंबर ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की संख्या के बारे में बात करेंगे तो ऑल को एक प्लूरल नाउन माना गया है और इसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास दो एग्जांपल्स है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूँ, ऑल खालिस्तान इज या आर। एग्जांपल नंबर 2, ये 1 है और ये 2 है। ऑल खालिस्तान, यहाँ इसका प्रयोग करोगे आप, ये आर का। अब दोस्तों हालांकि ये दोनों सेंटेंस जो मैंने लिखे हैं ये दोनों स्वतंत्र सेंटेंस हैं। आपको लग रहा है कि व्यक्तियों की बात हो रही है तब तो आप इसके साथ में किसका प्रयोग करोगे? प्लूरल वर्ब का। लेकिन जब आपको लग रहा है कि यहाँ वस्तुओं की बात हो रही है, यहाँ जब मैं ऐसे यूज करूं इसको, यदि ऑल इज, ये एक सिंगुलर वर्ब है, जब भी इसका प्रयोग करूंगा इसका मतलब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे मैं वस्तुओं की बात कर रहा हूँ। ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो सब लोगों की बात हो रही है, सब लोग ठीक है। और इस पहले वाले एग्जाम्पल में किसका प्रयोग किया गया है? ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यहाँ वस्तुओं की बात हो रही है, यहाँ न कि व्यक्तियों की बात हो रही है। लेकिन जो सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है उसमें हम बात कर रहे हैं ऑल आर वेल, सब लोग अच्छे हैं। जब लोगों की बात होगी तब इसके साथ ऑल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जब वस्तुओं की बात होगी तो इसके साथ हम कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का। तो इस प्रकार से आपको ये ऑल वाला देखना है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, यहां हम बात करेंगे, नेक्स्ट रूल है ये, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ कुछ कंजक्शन जुड़ेंगे, जैसे ईदर और, नीदर नोर, और तथा नोर। यदि दो नाउन्स ईदर और, दोस्तों इसमें क्या लिखा है?
यदि दो नाउन्स इधर और, नीदर नोर और तथा नोर, और साथ में ये भी लिखो आप नॉट ओनली बट ऑल्सो। यदि दो नाउन्स इधर और, नीदर नोर और तथा नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़कर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो वर्ब का प्रयोग फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार करोगे या सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अनुसार करोगे। तो इसमें दोस्तों आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी कोई दो नाउन्स जुड़े हुए हों इन कंजंक्शन के साथ, इधर और, नीदर नोर और तथा नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो क्रिया का प्रयोग निकटतम कर्ता के अनुसार किया जाएगा। जो भी कर्ता इन कंजंक्शन के निकटतम होगा उनके अनुसार किया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ, फॉर एग्जांपल इधर जॉन और हिज फ्रेंड्स खालिस्तान प्रेजेंट इन द पार्टी, यहाँ लिख दिया वॉज और यहाँ लिख दिया वर। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन भरना है, इधर जॉन और हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट इन द पार्टी। वॉज का प्रयोग करोगे या वर का प्रयोग करोगे, आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। जॉन जो है वो फर्स्ट नाउन, यहाँ पे इधर के साथ में सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ है, जबकि और के साथ में यहाँ प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है। मैंने दोस्तों आपको ये बताया था कि जब भी ये दो नाउन्स इधर और नीदर नोर, इनसे और से, नोर से या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ेंगे, तो इनके साथ जो वर्ब के निकटतम करता है, तो वर्ब तो यही बननी है। इसके पास वाले कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, नाउन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये नाउन जो दे रखा है यहाँ पे प्लूरल नाउन दे रखा है, तो इसके अनुसार प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करो आप, न कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। यदि यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हो तो ये आपका आंसर गलत होगा। इसलिए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखो, जैसे मैं यहाँ लिखूं नीदर माई फ्रेंड्स नॉर आई वॉज प्रेजेंट इन द फंक्शन, वॉज या वर। तो दोस्तों यहां दे रखा है नीदर माई फ्रेंड्स नॉर आई। माई फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल नाउन दे रखा है दोस्तों, और नॉर के साथ में यहाँ पे ये आई को सिंगुलर नाउन ही माना जाता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये आज का अपना जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है, और फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आई सिंगुलर नाउन होता है, इसके साथ दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन आपको यहाँ ये देखना है कि आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे, क्योंकि नीदर के साथ तो प्लूरल नाउन दे रखा है, नॉर के साथ यहाँ आई सिंगुलर नाउन दे रखा है। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पोजीशन बताने वाली कोई वर्ब नहीं है, अधिकार बताने वाली क्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम वॉज का ही प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स और देखें आप, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ not only the principal but also the teachers खालिस्तान present in the meeting was या were। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स खालिस्तान प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो यहाँ पे आपको वर्ब का प्रयोग करना है, और वर्ब का सुटेबल वर्ब का ही प्रयोग करें आप। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा, मैंने आपको ये बताया था नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, वर्ब के निकटतम कर्ता के अनुसार ही आप किसका प्रयोग करेंगे। वर्ब तो ये है, इसके निकटतम कर्ता देख लो आप, पहले तो नॉट ओनली के साथ प्रिंसिपल आ रहा है, तो ये सिंगुलर नाउन है। बट ऑल्सो के साथ यहाँ प्लूरल नाउन आ रहा है, और वर्ब के निकटतम कर्ता यही है प्लूरल नाउन। तो आपको पता है कि प्लूरल नाउन जब भी होगा निकटतम कर्ता के अनुसार, निकटतम कर्ता वर्ब के निकटतम कर्ता यही है टीचर्स। ये प्लूरल नाउन दे रखा है, तो यहाँ पे हमें किस वर्ब का प्रयोग करना होगा, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और इनको आप ध्यान से पढ़ें।
छोटे छोटे रूल्स हैं, हालांकि सिंपल रूल्स हैं, लेकिन इनको आप ध्यान से पढ़ते हुए एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इससे आपको ये होगा कि भाई हाँ इसमें इसका प्रयोग हुआ, इसमें इसका प्रयोग होगा। दोबारा सुन लो इस रूल को। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी दो नाउन्स या प्रोनाउंस ईदर और, नीदर नोर, और, नोर, नॉट ओनली तथा बट ऑल्सो से जुड़ेंगे, तो क्रिया का प्रयोग जो होगा वो निकटतम कर्ता के अनुसार किया जाएगा। जब भी हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। तो इस प्रकार से ये अपना रूल था। इसके बाद में हम नेक्स्ट रूल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल है, यहाँ एक वर्ड ले रहा हूं मैं, वेजेस। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन वर्ड है दोस्तों, इसको आप समझने की कोशिश करें। वेजेस वर्ड का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है दोस्तों। बाइबल बुक है, होली बुक है, होली स्क्रिप्चर है। बाइबल में इस वर्ड का प्रयोग जो है वो पनिशमेंट के रूप में किया गया है। किस रूप में? पनिशमेंट के रूप में, मतलब सजा के रूप में इसका प्रयोग किया गया। तो वेजेस वर्ड है, इसके दो, इट हैज ड्यूअल मीनिंग, वेजेस वर्ड का प्रयोग दो प्रकार से किया गया। बाइबल पुस्तक में इस वर्ड का प्रयोग जो है पनिशमेंट के रूप में किया गया, तब इसको एक सिंगुलर नाउन माना जाता है। और आपको पता है सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब भी कौन सी काम मिलेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल लैंग्वेज में इसका प्रयोग है चार्जेज फॉर द लेबर। लेकिन आजकल भाषा में इसका जो प्रयोग किया गया है वो चार्जेस फॉर द लेबर के रूप में किया गया है, और इस संदर्भ में इसका अर्थ होता है पारिश्रमिक, मजदूरी, मेहनताना। इसका एक अर्थ ये भी होता है परिणाम। तब इसको एक प्लूरल नाउन माना गया है। कौन सा नाउन माना गया है दोस्तों? और इसके साथ वर्ब जो आएगी वो भी कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से ये जो वर्ड है इसका ध्यान रखें आप, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे यहां लिख रहा हूं, वेजेस ऑफ द सिन खालिस्तान, यहाँ ऑप्शन दे दिया इज और आर। सिन का मतलब दोस्तों यहाँ इस वर्ड का मतलब होता है पाप। अब आपको ये तो पता है कि पाप की सजा की बात होगी, पाप की मजदूरी तो होगी नहीं, पाप की मजदूरी तो होगी नहीं, यहाँ सजा की बात हो रही है। तो जब भी हम इस वर्ड का प्रयोग सजा के रूप में करेंगे, किस रूप में करेंगे? सजा के रूप में, तो ये एक सिंगुलर नाउन माना गया है। और इसके साथ में हम वर्ब भी कौन सी भरेंगे? यहाँ वर्ब का प्रयोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों, या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे आप? यहाँ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो एक सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे हम। लेकिन जब मैं ऐसे लिखूं, इज वेजेज खालिस्तान वेरी स्मॉल, यहाँ ऑप्शन दे दिया आपको इज और आर। तो दोस्तों आपको इसमें ये देखना है, वेजेज ऑफ द सिन, फर्स्ट नंबर का जो एग्जांपल है उसमें दे रखा है वेजेज ऑफ द सिन खालिस्तान डेथ, कि पाप की सजा मृत्युदंड है। पहले वाले एग्जाम्पल में ये दे रखा है इस वेजेज का मीनिंग। और जब भी इसका प्रयोग सजा के अर्थ में होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन नीचे वाले एग्जाम्पल में दे रखा है हिज वेजेज वेरी स्मॉल, यहाँ जो बात हो रही है यहाँ मजदूरी की बात हो रही है या पारिश्रमिक की बात हो रही है, तब इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो ये दो एग्जाम्पल्स जो बताए आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखें। भाई वेजेज वर्ड है, इसको आप किस तरीके से काम मिलेंगे? इससे पहले मैंने आपको इधर और इधर वाला बताया था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट नया रूल अपना, इसमें हम बात करेंगे, एक वर्ड ले रहा हूं मैं पोल्ट्री। पोल्ट्री वर्ड के भी दो अर्थ होते हैं दोस्तों। पोल्ट्री का एक अर्थ होता है मुर्गियां या बतख, दूसरा अर्थ विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है भोजन के रूप में।
जनरली साउथ इंडियन जो है वो इसको भोजन के अर्थ में मानते हैं, तो जब भी इसका प्रयोग मुर्गी या बतख के अर्थ में करेंगे तो इसको एक प्लूरल नाउन के रूप में माना गया है। और प्लूरल नाउन आपको पता है हमेशा सिंगुलर प्लूरल वर्ब ही कैरी करता है, सॉरी। जब भी पोल्ट्री का अर्थ मुर्गियां या बतख होगा तो इसको एक प्लूरल नाउन माना गया है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन विशेष अर्थ में इसको भोजन के अर्थ में भी माना जाता है, तब इसको एक सिंगुलर नाउन माना गया है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखूं पोल्ट्री खालिस्तान, सोल्ड हियर, इज या आर। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, पोल्ट्री यहाँ मुर्गियां यहाँ बेची जाती हैं, मुर्गियां या बतख। तब आपको पता है कि जब मुर्गियों की बात होगी तो यहाँ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, यानी इसमें हालांकि स्वतंत्र सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस में कोई ना कोई जुगाड़ दिया हुआ आएगा, आपको पहले से कुछ बता रखा होगा या बाद में किसी सेंटेंस में दिया हुआ होगा, तो उस सेंटेंस को पढ़ते हुए आपको ये आइडिया लगाना है कि पोल्ट्री वर्ड की जो बात हो रही है यहाँ मुर्गियों की बात हो रही है, भोजन की बात हो रही है। तो यहाँ जो मैं एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ वो केवल स्वतंत्र सेंटेंस है, आपको समझाने के लिए है। और दूसरी बात, यहाँ मुर्गियां या बतख की बात कर रहा हूं मैं, तो इस अर्थ में इसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? प्लूरल वर्ब का। लेकिन जब मैं ऐसे कहूं द पोल्ट्री खालिस्तान, चीप इन राजस्थान, अब मैं एक जनरल वे में ये बात कर रहा हूँ कि पोल्ट्री खालिस्तान चीप इन राजस्थान, यहाँ मैं भोजन की बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में जो भोजन है वो सस्ता है। जब भी हम भोजन की बात करेंगे तो इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पोल्ट्री वर्ड है, इस पोल्ट्री वर्ड को आप ढंग से पढ़ें, इसको समझें, इसको समझने की कोशिश करें। तो इनके साथ में हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। इसके दो यूज है, दोबारा देखो इसको एक बार। मैंने यहाँ लिखवाया था आपको पोल्ट्री, पोल्ट्री का अर्थ होता है मुर्गियां या बतख। एक अर्थ में जब इसको मुर्गियां या बतख मानेंगे तो इसको प्लूरल नाउन माना जाता है और इसके साथ वर्ब भी कौन सी यूज में लेंगे? प्लूरल वर्ब। लेकिन जब पोल्ट्री शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में भोजन के अर्थ में किया जाए तब इसको सिंगुलर नाउन माना जाता है और इसके साथ में वर्ब भी कौन सी कहाँ मिलेंगे? हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे दो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, एग्जाम्पल नंबर 1, पोल्ट्री आर सोल्ड हियर। यहाँ जब मैं मुर्गियां या बतख की बात करूंगा तो इसके साथ में वर्ब कौन सी कहाँ मिलेंगे? प्लूरल वर्ब। लेकिन जब मैं ऐसे लिखूं तो पोल्ट्री खालिस्तान चीप इन राजस्थान, राजस्थान में भोजन सस्ता है, जब भोजन की बात होगी तो इसके साथ में कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का। तो इस प्रकार से ये एक वर्ड है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको भी फोकस करें। नेक्स्ट में आगे बढ़ रहा हूं, जैसे मैं रूल लिख रहा हूं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं तथा इनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ लिखवाया है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं तथा इनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ पीपल। पीपल का मतलब आपको पता है दोस्तों, इसका मतलब होता है लोग। पुलिस देख लो, केटल देख लो, केटल का मतलब होता है मवेशी, गाय बैल भैंस, प्लूरल में ही प्रयुक्त होते हैं हमेशा। पोल्ट्री मुर्गियां या बतख, विशेष अर्थ में भोजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ मुर्गियां या बतख की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे, जैसे पीजेंट्री, खेती और मजदूरों का समूह होता है ये, या कृषक वर्ग बोल सकते हो आप इसको, खेती और मजदूरों का समूह। पीजेंट्री के बाद में आप देखो यहाँ लिखा है जेंट्री, जेंट्री का मतलब सज्जन लोगों का समूह, भद्र पुरुष।
इसके अलावा अपने पास एक नाउन है कैवलरी, घुड़सवारों का समूह। इन्फेंट्री, युद्धपोतों का समूह, सॉरी, इन्फेंट्री पैदल सैनिकों का समूह है ये। आर्टिलरी है ये, युद्धपोतों का समूह। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि पैदल सैनिकों का समूह होता है ये आर्टिलरी, युद्धपोतों का समूह होता है घुड़सवार जो भी। क्लैर्जी, पुजारी वर्ग होता है, रिलेटेड टू द क्रिश्चियन रिलीजन। अपने अपन तो बोलते हैं प्रिस्ट, लेकिन क्रिश्चियन रिलीजन में इसको क्लैर्जी बोला जाता है, पुजारियों का समूह जिसको हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जैसे अपने पास है कैनन, तोपें, नोबिलिटी, सामंत वर्ग। तो ये कुछ नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है और इनके साथ में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इनके इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ केटल्स आर grazing इन द फील्ड, दे दिया आपको नो एरर। ठीक है दोस्तों, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। यदि कोई भी एरर नहीं होगा तो 4 नंबर का आंसर सही होगा आपका। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए आप, इसमें केटल, आपको पता है केटल वर्ड पहले से प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ जो दिया गया आंसर, आपका जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें केटल प्लूरल होता है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इसलिए पहला ऑप्शन जो है वही गलत है। यहाँ केटल्स के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था? केटल का प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, मैंने लिख दिया केटल इज grazing द फील्ड, यहाँ दे दिया आपको नो एरर। ठीक है दोस्तों, ये 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब आपको ये देखना है कि केटल जो वर्ड है वो हमेशा हम बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, ये प्लूरल नाउन ही होता है। तो आप सीधी सी बात है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। यहाँ जो इज का प्रयोग दे रखा है वो गलत है। यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों? प्लूरल वर्ब आर का ही प्रयोग होना चाहिए था। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कई बार मिस्टेक ऐसे देते हैं, जैसे मैं लिख दिया दिस केटल खालिस्तान आर grazing द फील्ड, यहाँ दे दिया आपको नो एरर। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब दोस्तों आपको यहाँ ये देखना है कि इसमें जो ऑप्शन दे रखा है दिस केटल है, आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग सही है इसमें, इन द फील्ड में कोई मिस्टेक नहीं है, नो एरर दे रखा है लास्ट का ऑप्शन। दिस केटल, इसके साथ में यहाँ पे ये एडजेक्टिव काम में लिया गया है, कौन सा? दिस। दोस्तों आपको पता है दिस का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए होता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो गया, नंबर 1। केटल एक बहुवचन संज्ञा है, ये एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल प्रोनाउन का ही प्रयोग होना चाहिए था। तो इसके साथ दिस के स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों? दीज केटल। हालांकि ये दिस जो है एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए था, क्योंकि केटल जो है वो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल फॉर्म में ही इस एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहिए था। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन है वो आंसर, यहाँ जो आंसर दिया गया है वो पहला ऑप्शन, इसमें मिस्टेक है, ये एरर है, एरर वाला पार्ट है। इसके स्थान पे, दिस केटल के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था? दीज केटल्स का प्रयोग होना चाहिए। तो ये केटल वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है खुद अपने आप में, इसलिए दोस्तों इसका थोड़ा ध्यान रखें आप। और जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएं स्टेप बाय स्टेप, तो इसमें आपको सीखने के लिए खूब सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। पहला टॉपिक ही अपना ये लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर 5, 6 ऐसे आते रहेंगे डे बाय डे। लेकिन आप इनको आराम से पढ़ें, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उस एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ उन एग्जाम्पल्स को आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ें।
इसके बाद में जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ cannons were booming in the battlefield। यहाँ ऑप्शन दे दिया आपको नो एरर का। ठीक है दोस्तों, ये 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर आपका। कैनन्स वर बूमिंग इन द बैटल फील्ड्स, यानी इसमें बता रहे हैं कि तोपें युद्ध के मैदान में दंदना रही थी। तोपें युद्ध के मैदान में क्या कर रही थी? दंदना रही थी। अब इसमें कैनन जो वर्ड है वो खुद ही प्लूरल है, पहला ऑप्शन ही गलत होगा क्योंकि कैनन का प्लूरल प्लूराइज नहीं कर सकते। यहाँ लिखना क्या था आपको? कैनन ही लिखना था क्योंकि ये पहले से प्लूरल फॉर्म में, इसलिए इसका प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो वो आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट जब भी लेक्चर आएगा अपना 5th लेक्चर, तो उसमें हम नेक्स्ट रूल्स की बात करेंगे। तो यहाँ तक तो ये